नमस्कार साथियों, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोसों में अपूर्णता या त्रुटियां या दोष। एक सामान्य बात कहें, एक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है। ये अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था तब तक रहती है जब तक कि परम शून्य ताप हो, अर्थात ताप बढ़ते ही क्रिस्टल में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था या अवयवी कणों की व्यवस्था में परिवर्तन होता है। क्योंकि परमाणुओं को ताप बढ़ने के कारण गतिज ऊर्जा मिलती है और गतिज ऊर्जा के कारण वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो रही है कि परम शून्य ताप पर क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है। ऐसे क्रिस्टल को आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन सामान्यतया देखा जाए तो कमरे का ताप भी लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात कोई भी क्रिस्टल सामान्य परिस्थितियों के अंदर आदर्श क्रिस्टल नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ताप देने पर ये सारी प्रक्रिया हो रही है और ये प्रक्रिया होने के कारण ठोसों के अंदर या क्रिस्टल के अंदर दोष उत्पन्न होते हैं, जिसे ठोसों में अपूर्णता कहते हैं। यह दोष मुख्य ताप के कारण होते हैं, अतः इन्हें ऊष्मा गतिकी दोष भी कहते हैं। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि परम शून्य ताप पर क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है। ऐसे क्रिस्टल को आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। सामान्य ताप पर कोई भी ठोस आदर्श क्रिस्टल नहीं होता है। तापक्रम उच्च होने के कारण ठोसों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिसे ठोसों में अपूर्णता कहते हैं। तो जो बात मैंने आपको बताई है वही यहाँ पर मैंने इंगित की है। अब यहाँ पर देखते हैं ठोसों में अपूर्णता कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ ठोसों में अपूर्णता। और ठोसों में अपूर्णता देखी जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। प्रथम अपूर्णता जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता या इलेक्ट्रॉनिक दोष। दूसरी अपूर्णता जो है वो है हमारे पास यहाँ पर बिंदु दोष। अब यह बिंदु दोष पुनः विभाजित किया गया है 2 भागों में। प्रथम भाग स्टोइकियोमेट्री दोष या स्टोइकियोमेट्री दोष, दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। इसी तरीके से स्टोइकियोमेट्री दोष को पुनः विभाजित किया गया है 4 भागों में। प्रथम अंतराकाशी दोष, द्वितीय रिक्तिका दोष, तृतीय शॉटकी दोष और अंतिम चतुर्थ जो है वो है यहाँ पर फ्रैंकल दोष। इसी प्रकार से नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष को भी वापस विभाजित किया गया है 2 भागों में। प्रथम जो है वो है धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष भी वापस पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम जो है इसमें ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य, दूसरा जो है अंतराकाशी धनायन के कारण धातु आधिक्य दोष। इसी प्रकार से नॉन स्टोइकियोमेट्री का दूसरा प्रकार जो है वो है धातु निम्न दोष या धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष भी पुनः 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रथम भाग धनायन रिक्तिका के कारण दोष और द्वितीय भाग अंतराकाशी ऋणायन के कारण दोष। इस प्रकार से अंतिम तीसरा जो मुख्य दोष है वो है अशुद्धता दोष या अशुद्धि दोष जिसे कहते हैं। आज हम इलेक्ट्रॉनिक दोष के बारे में पढ़ेंगे। ठोसों में अपूर्णता के प्रथम प्रकार की बात करें तो वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक दोष। शब्दों से ही स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉनिक दोष अर्थात इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था में परिवर्तन होगा।
अब व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचाया जाए, प्रथम तरीका। दूसरा, या किसी अन्य पदार्थ को उसके अंदर मिला दिया जाए जिससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो बढ़ जाए या घट जाए। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक दोष जो है दो कारणों से होता है। प्रथम, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था में परिवर्तन, और द्वितीय, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी और वृद्धि करके इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न करना। यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि परमाणु को ताप देने पर निम्न ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो स्थिति थी उस स्थिति में परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन के कारण ये दोष उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है तो इस कारण से ये दोष उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि ताप में परिवर्तन के कारण परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर बात करें, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ये सिलिकॉन तथा जर्मेनियम सहसंयोजक बंध से इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है वो विद्युत की चालकता के लिए उत्तरदायी होता है और इस प्रकार के चालन को आंतरिक चालन कहते हैं। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है वहाँ पर रिक्त स्थान बन जाता है जिसे रिक्तिका या होल कहते हैं। तो इस प्रकार से सिलिकॉन तथा जर्मेनियम सामान्य ताप पर तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें ताप देने पर उनके इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण जो है वो विद्युत का चालन करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर विद्युत का चालन नहीं करते हैं लेकिन ताप देने पर या ताप बढ़ाने पर विद्युत का चालन करे तो उन्हें अर्धचालक कहते हैं। तो इसको मैंने कुछ इस प्रकार से बयां किया है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम शुद्ध अवस्था में ताप देने पर अपने सहसंयोजक बंध से इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से क्रिस्टल में उपस्थित होता है जो कि विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी होता है और इस प्रकार के चालन को आंतरिक चालन कहते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ रिक्तिका बन जाती है या उपस्थित होगी। वह पदार्थ जो सामान्य परिस्थितियों में कुचालक होता है लेकिन ताप देने पर विद्युत का चालन करता है, अर्धचालक कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक दोष का दूसरे कारण की बात करें तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम सामान्य परिस्थितियों में विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन इनमें बोरॉन तथा आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाए तो ये विद्युत का चालन करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होता है और साथ ही साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इस कारण से ये विद्युत का चालन करते हैं। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सिलिकॉन तथा जर्मेनियम शुद्ध अवस्था में सामान्यतः विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन इसमें बोरॉन तथा आर्सेनिक की अशुद्धि डालने पर विद्युत का चालन करते हैं। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जब किसी शुद्ध तत्व में या सिलिकॉन में या जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाई जाती है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं डोपिंग। अब कौन सी अशुद्धि मिलाई गई है उसके आधार पर ये अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। प्रथम जो है पी प्रकार के अर्धचालक और द्वितीय जो है एन प्रकार के अर्धचालक। बात करते हैं हम यहाँ पर प्रथम प्रकार के अर्धचालक की, जो कि है हमारा पी प्रकार का अर्धचालक। अब इसमें इतना ध्यान रखना है कि जब सिलिकॉन और जर्मेनियम यानी कि 14वां समूह है सिलिकॉन जर्मेनियम वाला, 13वें समूह की अशुद्धि मिलानी है, यानी बोरॉन वाला जो परिवार है उसकी अशुद्धि मिला दी जाए तो ऐसे अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कुछ लिखा है, जब 14वें समूह में
13वें समूह की अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसे पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अब हम पी प्रकार के अर्धचालकों को आरेख या चित्र की सहायता से समझते हैं। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर सिलिकॉन परमाणु बनाता हूँ और इन सिलिकॉन परमाणुओं को जो है आपस में बंधों के द्वारा जोड़ता हूँ। ये बंध जो है पूर्णतया सहसंयोजक बंध है। इसी तरीके से यदि मैं इस क्रिस्टल की अगली पंक्ति बनाऊँ, कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिलिकॉन के क्रिस्टल में बोरॉन मिलाया है और हम ये जानते हैं कि बोरॉन जो है एक त्रिसंयोजी परमाणु है, यानी बोरॉन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है जबकि सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात बोरॉन त्रिसंयोजी परमाणु है और सिलिकॉन चतुर्संयोजी परमाणु है, यानी कि सिलिकॉन 4 से जुड़ता है, बोरॉन जो है वो 3 से जुड़ता है। इट मीन्स जहाँ पर बोरॉन होगा उसके पास वाले एक सिलिकॉन पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से उपस्थित होगा और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी होगा। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर जो है पूरा एक क्रिस्टल का निर्माण कर देता हूँ 3 पंक्तियाँ लेकर। अब इससे आपको और क्लियर हो गया होगा, जो बोरॉन परमाणु मैंने स्क्रीन पर काले कलर के द्वारा प्रदर्शित किया है वो 3 सिलिकॉन परमाणु से जुड़ा है, लेकिन उसके पास वाला जो सिलिकॉन है उसकी संयोजकता 4 होती है, अतः उस पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेगा और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी होगा। हमारा अगले प्रकार का जो अर्धचालक है वो है एन प्रकार का अर्धचालक। अब इसमें यह चीज़ ध्यान रखनी है कि जब 14वें समूह में 15वें समूह की अशुद्धि मिलाई जाए तो उसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब इसको भी हम जो है एक बार डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाऊंगा जिसमें अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था बताता हूँ और ये जो अवयवी कण हैं आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि इन सिलिकॉन के बीच में मैंने एक आर्सेनिक परमाणु डाला। अब एक बात गौर करने की है कि आर्सेनिक परमाणु जो होता है वो पंच संयोजी होता है, यानी कि आर्सेनिक 5 परमाणुओं से जुड़ता है, जबकि सिलिकॉन जो है चतुर्संयोजी है, यानी 4 से जुड़ेगा। तो सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में जब ये आर्सेनिक उपस्थित हो तो आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहने के कारण ये विद्युत की चालकता के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पर मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी 5 होती है लेकिन बंधन तो 4 जगह ही हो रहा है इस कारण से। और इसी तरीके से मैं इस पूरे क्रिस्टल को जो है बना देता हूँ और इसे मैंने कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। सिलिकॉन एक चतुर्संयोजी या टेट्रावैलेंट परमाणु है, लेकिन आर्सेनिक एक पंच संयोजी परमाणु है। सिलिकॉन के क्रिस्टल में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाती है तो आर्सेनिक की एक संयोजकता मुक्त होने के कारण यह विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉनिक दोष पढ़े। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।